गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो वनरक्षक के पेपर में ये 130C वाला कोड है। 13 नवंबर 2022 का पेपर है, यानी आज का ही पेपर है, संडे का। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 16 देखो, किस जोड़े के एसआई मात्रक समान है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो यहाँ पर जो कार्य और ऊर्जा वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वो बी, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके अनुसार क्या होता है कि जो मात्रक कार्य का होता है वही ऊर्जा का होता है, और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। ठीक है क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। कल वाले पेपर में रडार के बारे में पूछा गया था, रडार की फुल फॉर्म थी, अगर किसी ने सॉल्यूशन देखा होगा तो उसने सोनार के बारे में भी बिल्कुल सुना होगा। रडार होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और आज वाले पेपर में उन्होंने पूछ लिया है सोनार के बारे में। जो रडार होती है वो वायुयान के काम आती है, और सोनार जो पानी में पनडुब्बियां चलती हैं उनकी स्थिति को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। यानी समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जितने भी आपके पानी का जहाज है, पनडुब्बियां हैं, उनके बारे में, समुद्र की गहराई के बारे में जो भी है वो सोनार से पता लगाया जाता है। तो सोनार की जो फुल फॉर्म होती है, SO4 होता है साउंड, NA4 नेविगेशन, और R4 रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वाला इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, घर्षण गुणांक क्या होता है, घर्षण होता है फ्रिक्शन यानी होता है एक सतह का दूसरी सतह पर ऐसे करके मान लो एक दूसरे के अपोज फोर्स लगाना। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन गुणांक का जो विमा होती है वो क्या होती है, ये विमाहीन होता है, क्योंकि ये एक रेशियो वाली राशि है, जिससे ऊपर और नीचे वाली संख्याएं कट जाती हैं, और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा विमाहीन। अगला वाला देखते हैं, स्थिर दाब पर देखो 3 क्वांटिटी होती हैं अपने पास, दाब, ताप और आयतन। ठीक है, आपने दाब को अगर स्थिर किया है तो तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि करेंगे। अगर आप दाब को स्थिर करते हो, किसी भी गैस में दाब को स्थिर करते हो, तो क्या होगा, जो तापमान और आयतन जो बचे हुए, क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं, दाब, ताप और आयतन। ठीक है, दाब को स्थिर किया तो तापमान और आयतन दोनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, गर्म करने पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में मिर्च वाला पूछा गया था, जिसमें कैप्साइसिन उसका आंसर था, और कल हमने बताया भी था कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। कल वाले वीडियो में आप देख सकते हो, हमने बताया था कि टमाटर, क्योंकि कल मिर्च का पूछा गया था, वो लगभग सेम क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, तो मिर्च वाले में कैप्साइसिन था कल वाले में, और आज वाले में टमाटर में लाइकोपिन। ठीक है, अगला वाला डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आपको पता है डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, और उसमें ये बताया था कि सभी जो पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पहले वाला बिल्कुल ठीक है। सेकंड बात उन्होंने बताई थी कि विभिन्न तत्वों में परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यानी अगर आप किसी भी परमाणु के तत्व लोगे तो अगर उनके द्रव्यमान देखो वो भी भिन्न आएंगे, और रासायनिक गुण देखोगे वो भी भिन्न आएंगे। तो जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड दे रखा है वही आपका आंसर है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। देखो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है, अब इन चारों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 22 में लिथियम, लेड और प्लूटोनियम और सीजियम, इन सब में सबसे ज़्यादा होती है सीजियम की, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आँखों का जो वर्णक, जो आँखों के रंग को निर्धारित करता है, यानी आँखों में कौन सा वाला वर्णक है जो आँख के रंग को निर्धारित, यानी किसी की आँख का रंग कैसा होगा, बिल्ली के जैसी आंखें होंगी या कैसी आंखें होंगी, ये क्या डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका आइरिस। ठीक है क्या, आइरिस डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी की कमी गलत है, यानी आपको गलत वाला निकालना है। देखो सही वाले कौन कौन से हो जाएंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 24 का पहला ऑप्शन दे रखा है, पेलाग्रा, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है, मेरास्मस रोग वो होता है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। और हाइपो माने होता है कमी, कैलीमिया, हाइपोकैलीमिया माने, हाइपो माने कमी, कैलीमिया माने कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी बिल्कुल ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी घातक रक्ताल्पता एक्चुअली होती है ब्लड की कमी, और ये होती है आपके आयरन में पाई जाती है विटामिन B6। ओके, तो इसमें B12 गलत हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला गलत है,
तो गलत वाला ही छांटना था, यानी रक्ताल्पता का कारण होता है, आरबीसी की कमी के कारण होती है, ठीक है। वर्षा की बूंदें किस कारण गोल होती हैं? देखो आपने देखा होगा कि वर्षा की बूंदें गोल आती हैं पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की गोले हैं वो गेंदें हैं वो क्या हो जाती हैं, बूंद है वो गोल हो जाती हैं। ओके, तो पृष्ठ तनाव इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन? द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन होता है आपका पनीर, ठीक है। चीज़ या पनीर जो होता है वो द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन, ठीक है। ऊष्मीय मान का मान निकल, यानी आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, वो होती है वसा से। जैसे आप घी खाते हो उससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी घी या दूध से। उससे कम आप जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हो, और सबसे कम किसका ऊष्मीय मान होता है? वो होता है प्रोटीन का। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये बोल रहा है नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है। यानी ऐसा बोलना चाह रहा है कि जब भी मॉइस्चर होती है, यानी आप देखते हो ओस वगैरह पड़ती है, तो जब भी हवा के अंदर नमी होती है तो जो ध्वनि की स्पीड है, यानी ध्वनि ज़्यादा दूर तक क्यों जाती है? क्योंकि अब इसमें आपको खुल के पता होगा इस बात को तो कि जो घनत्व है वो बढ़ जाता है, ठीक है। घनत्व के कारण ऐसा होता है क्योंकि जो नम हवा होगी, नम हवा का मतलब होता है हवा के अंदर पानी का होना, हवा के अंदर पानी का होना, तो यहाँ पर जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। तो घनत्व के कारण ही ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि शुष्क हवा की तुलना में अधिक घनत्व होता है किसमें? नम हवा में। शुष्क हवा में जो घनत्व है वो कम होता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, जबकि इसमें पानी की मात्रा होती है, तो इसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखो इसमें दे रखा है कि नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, देखो नम हवा क्या, नम का मतलब होता है हवा के अंदर, नमी का मतलब है कि हवा में थोड़ी थोड़ी जो बूंदें हैं वो पानी की हैं। हवा में नमी का मतलब क्या होता है? नमी का मतलब होता है कि इसमें पानी की बूंदें हल्की हल्की जैसे ओस पड़ती है, ठीक है। और जो शुष्क है उसमें क्या है कि पानी की मात्रा बहुत कम है, ना के बराबर है, यानी कण दूर दूर है। तो यहाँ पर जो घनत्व है वो ज़्यादा है, और इस घनत्व ज़्यादा होने के कारण जो ध्वनि है वो दूर तक जाती है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कि शुष्क हवा की तुलना में जो घनत्व है वो अधिक होता है, कौन सी वाली में? नम वाली में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना के लिए अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? यानी आपके लिए 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनमें अपवर्तन की घटना हो रही है, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें अपवर्तन नहीं हो रहा है। हमने कल भी चर्चा की थी, कल हमारा संचार वाला आया था, ऑप्टिकल फाइबर वाला, और उस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी संचार वाला जो क्वेश्चन था, और उसमें मैंने बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग तृष्णा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृग तृष्णा। इसमें अपवर्तन नहीं होता, इसमें होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, या फिर उसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अपवर्तन की घटना नहीं है? वो ऑप्शन नंबर है आपका ए, मृग तृष्णा। क्योंकि दूसरा वाला दे रखा है ऑप्शन लाल शिफ्ट, लाल शिफ्ट भी अपवर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष के अंदर एक साथ कई घटनाएं होती है जिनमें अपवर्तन भी शामिल है, इसीलिए इसमें भी अपवर्तन। और तारे जो टिमटिमाते हैं वो भी अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पानी में रखा हुआ सिक्का टेढ़ा दिखाई देता है, वो भी अपवर्तन के कारण होता है। पानी में जो पेंसिल होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है, वो भी अपवर्तन के कारण होती है। तो ये अपवर्तन की घटनाएं हैं, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता के लिए मानक स्रोत कौन सा है? ठीक है भाई, एक बात बताऊं, जहां पर भी आपको PHO TO फोटो दिख जाए, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश के बारे में अगर पूछा गया है इसका मतलब फोटोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, और फोनो, कहीं भी आपको ऐसे PHO NO फोनो दिख जाए इसका मतलब होता है साउंड, ध्वनि। तो आप अगले वाले पेपर के लिए ये चीज़ें ध्यान रखोगे, कभी भी भविष्य में होने वाले एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने। ओके, थैंक यू।